कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को यूपीएससी द्वारा पूछे जाने की परंपरा रही है। आज इसी परंपरा की दूसरी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, टेलोमेयर टू टेलोमेयर शब्दावली किससे संबंधित है? तो आप भी साथ ही साथ दिमाग लगाते चले कि इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है टेलीस्कोप का, यह लेंस से संबंधित शब्दावली है। दूसरा, टेलीफोन से जुड़ा शब्दावली है। तीसरा, किसी गुणसूत्र के दोनों सिरों का एक प्रोटीन है। और चौथा, पंचायती राज संस्थान के मेयर से जुड़ा शब्द है। तो अब तक आपने किसी न किसी पर तो टिक कर दिया होगा। यह जरूरी है कि आप सिर्फ इस लेक्चर को देखें ना, बल्कि आप किसी एक आंसर को टिक करें और उसके बाद दिए गए आंसर से मिलान करें। इसी से आपका परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो पाएगा। तो इसका सही आंसर है, किसी गुणसूत्र के दोनों सिरों का एक प्रोटीन होता है। मान लेते हैं यह वाई गुणसूत्र है और वाई गुणसूत्र के जो दोनों एंड्स हैं, दोनों जो लास्ट छोर हैं, वह टेलोमेयर, और यहाँ भी टेलोमेयर प्रोटीन रहता है और बीच में जो है अन्य सारे जीन होते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। तो प्रत्येक जो गुणसूत्र हैं उनके दोनों सिरों में टेलोमेयर जो है प्रोटीन लगा रहता है। और इसी प्रोटीन से पता चलता है कि इस गुणसूत्र का जो लंबाई है इतना ही है, और इस प्रोटीन के शुरुआत से ही पता चल जाता है कि यही जो है इसका अंत है। अगला प्रश्न है, 2023 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। यह क्वांटम डॉट्स क्या है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यह एक सेमीकंडक्टर है। दूसरा ऑप्शन है, इसकी संरचना फुटबॉल के आकार की होती है। तीसरा है, इसका अधिकतम साइज 10 नैनोमीटर तक ही हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से सभी। तो यह नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम डॉट्स के खोज के लिए मिला है, और इन सभी ऑप्शंस में सारे के सारे ही सही ऑप्शंस हैं। और एक तरह से क्वांटम डॉट का यही फ़ायदा होगा कि यह एक नैनो चिप के तरह काम करेगा। अब इसे शरीर में भी लगाया जा सकेगा और पैसों में भी लगाया जा सकेगा, पर यह डिसीजन सरकार लेगी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाना है। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी खोज है क्वांटम डॉट्स। अगला प्रश्न है, 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटोसेकंड उत्पन्न करने के कारण दिया गया है। एक एटोसेकंड बराबर कितने सेकंड होते हैं? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 1 × 10⁻⁻18 सेकेंड। दूसरा है 1 डिवाइडेड बाय ब्रह्मांड निर्माण के बाद गुजरा कुल सेकंड। तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 1 एटोसेकंड बराबर आखिरकार होता क्या है? तो इसके बराबर ये भी सही है और यह भी सही है। तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा इसका? जब ए और बी दोनों सही है तो सी सही आंसर इसका हो जाएगा। वस्तुतः एटोसेकंड जो है इतना छोटा इकाई 10⁻⁻18 सेकेंड, आखिरकार इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया ही क्यों गया? तो कोई भी एटम के स्तर पर जब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो क्रिया होती है वह बहुत ही छोटी क्रिया होती है, बहुत कम समय में घटित होने वाली क्रिया होती है, और इसे मेजरमेंट करने के लिए इकाई की आवश्यकता थी। और इसी इकाई की खोज जो है इस बार के भौतिकी में की गई थी, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब इस इकाई के खोज के बाद टाइम का मेजरमेंट सही से हो पाएगा और हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में अच्छे तरीके से और जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बले चले घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस है आपके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई से संबंधित चुनौतियों से सुरक्षा। दूसरा है समुद्री जलदासियों अर्थात पायरेट्स से सुरक्षा। तीसरा है आतंकवाद से सुरक्षा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित चुनौतियों से सुरक्षा। तो हाल ही में बले चले, जो कि इंग्लैंड में अवस्थित है,
यहाँ पर एआई से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु एक ग्रुप बैठक हुआ था और इसमें भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हुए थे और उन्होंने मिलकर एआई के सही उपयोग के लिए एक मार्गदर्शन और सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है ताकि एआई का बेहतर उपयोग किया जा सके। अभी डीप फेक से संबंधित कई चुनौतियां सामने आ रही है और आप कई तरह के ऐसे रील्स देखते होंगे जो कि फेक है, गलत है और उसे एआई के माध्यम से जनरेट किया हुआ है। तो उन सब चुनौतियों को समाधान करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस तरह की बैठक की आवश्यकता पड़ रही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वेनेडियम का भंडार किस राज्य में मिला है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश अथवा जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है गुजरात में इसके भंडार पाए गए हैं। वेनेडियम महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण है, वेनेडियम से कई सारे उपकरण बनते हैं, खासतौर से बैटरी भी बनाए जाते हैं और इसे क्रिटिकल मिनरल्स के सूची में भी रखा गया है। भारत द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स में कुल 30 एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं और इन 30 एलिमेंट्स में वेनेडियम भी शामिल है। ये वो मिनरल्स हैं जिनका भंडारण जो है वैश्विक स्तर पर या तो कम है अथवा इसका सप्लाई कम है अथवा भविष्य में इसका सप्लाई कम हो सकता है अथवा इसका प्रोसेसिंग जो है बहुत ही जटिल है अथवा आर्थिक, सामरिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण धातु है। तो इन सब क्राइटेरियाओं को क्रिटिकल मिनरल्स के सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 द्वारा जिस दिन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया उसी दिन को भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है तथा उसे लैंडिंग साइट को भी एक नाम दिया गया है। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तथा उसे लैंडिंग साइट का नाम क्या है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 प्रश्न है कि चंद्रयान 3 किस तारीख को जो है चंद्रमा पर लैंड किया जिसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तथा दूसरा उस लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 22 अगस्त तिरंगा पॉइंट, 23 अगस्त शिव शक्ति पॉइंट, 24 अगस्त तिरंगा पॉइंट, 25 अगस्त शिव शक्ति पॉइंट। तो आपको पता होगा कि यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड किया था तथा लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है। तो इस तरह से 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा और इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा तथा इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन समाचारों में रहा है, यह क्या है? आपके ऑप्शंस है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इस म्यूटेशन के लोगों को HIV एड्स नहीं होता, अगला है निपा वायरस का एक वेरिएंट है, या मंकी पॉक्स वायरस का एक जानलेवा वेरिएंट है। तो CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन जो है एक तरह का म्यूटेशन है जिसके तहत लोगों को HIV एड्स नहीं होता। यह जो है प्रायः यूरोपीय देशों के लोगों के पास पाया जाता है और यह नेचुरली जो है पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया हो। तो कुछ यूरोपीय लोग जो है HIV एड्स से परे हैं, उन्हें HIV एड्स नहीं होता और उसका जो मेन कारण है यही है कि उन लोगों में CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन पाया जाता है और इसीलिए अब HIV एड्स के इलाज के रूप में उन लोगों से CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन लिया जा रहा है जिनके शरीर में खून में यह उपलब्ध है और इसके माध्यम से जो भी HIV एड्स से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है और उन्हें पूर्ण स्वस्थ किया जा रहा है। और जिन भी व्यक्तियों में CCR5 डेल्टा 32
में म्यूटेशन नहीं है, उनको HIV और एड्स होता है। तो इस तरह से यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि कम से कम इस तरीके से किसी व्यक्ति को HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी को 2047 तक उन्मूलन करने के लिए मिशन मोड कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन है HIV एड्स, अगला है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस TB, चौथा है मलेरिया। तो इसका सही आंसर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है कि किसी के रक्त में RBC जो है गोल आकार का होता है, लेकिन जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उसका RBC जो है हंसुआ के आकार का रूप ले लेता है। तो इसीलिए इसको सिकल कहते हैं। हंसुआ का आकार का सेल RBC जो है इसमें बदल जाए तो कहेंगे कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया है। अब किसी का RBC सिकल सेल में बदल जाता है तो होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और इसी कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद उसके शरीर में ऊर्जा कम बनने लगता है और धीरे धीरे वह कमज़ोर होता जाता है और उसकी जो आयु है वह कम हो जाती है और पहले ही मर जाता है। अब प्रश्न यही है कि सिकल सेल एनीमिया होता ही क्यों है? तो जनरली होता क्या था कि किसी व्यक्ति को मलेरिया का मच्छर बार बार काट रहा था और वह बार बार मलेरिया से पीड़ित भी था। तो धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होने लगे, उनमें जेनेटिकली परिवर्तन हुआ और RBC जो है उसका जो साइज था गोलाकार से हंसुआ के आकार में बदल गया और हंसुआ के आकार वाले लोगों को मलेरिया नहीं होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समय के अनुसार एक जेनेटिकल परिवर्तन था और उसके कारण अब नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भले उसे मलेरिया से बचाया तो गया, लेकिन अब उसके शरीर में नई तरह के रोग जिसे एनीमिया कहते हैं हो गया है। अगला प्रश्न है, ई प्राइम परत क्या है? ऑप्शन है शेयर मार्केट में कुछ ग्राहकों को मार्केट ओपन होने से पहले ही खरीद करने का अधिकार। दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन में चढ़ाए जाने वाला एक परत है। तीसरा पृथ्वी के बाहरी कोर का जल के संपर्क में आने से बना परत है। चौथा सरकार से इलेक्ट्रॉनिकली सवाल जवाब करने का मंच है। इसका सही आंसर सी है, पृथ्वी के बाहरी कोर का जल के संपर्क में आने से बना परत। वस्तुतः हुआ क्या कि कई सारे टेक्टोनिक जोन हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं और प्लेट्स जो है एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। तो वहाँ पर जल जो है अंदर रिश्ता कोर के पृथ्वी के कोर के पास पहुँच गया और बाहरी परत के पास पहुँचने के बाद इस बाहरी कोर से रिएक्ट हुआ और इसे एक रिएक्ट करके एक नया परत बनाया जिसे ई प्राइम लेयर कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस शब्दावली वाईफाई के किस जेनरेशन से संबंधित है? तो अभी हम लोग सिम कार्ड यूज करते हैं और उसका भी जेनरेशन होता है 1G 2G 3G 4G 5G। तो हम लोग 5G नेटवर्क अभी यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह वाईफाई में जो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है वह किस जेनरेशन से संबंधित है? प्रश्न यह है। आपके ऑप्शन से वाईफाई जनरेशन 4, वाईफाई जनरेशन 5, वाईफाई जनरेशन 6, वाईफाई जनरेशन 7। तो इसका सही आंसर है वाईफाई जनरेशन 6 जो कि वर्तमान में चल रहा है। और इस वाईफाई जनरेशन 6 में यह तकनीक अभी यूज होती है। जबकि अगर हम लोग नेटवर्क की बात करें तो हम लोग अभी 5G यूज कर रहे हैं, जबकि वाईफाई में जनरेशन 6 चल रहा है, अर्थात इससे एक जनरेशन आगे इसमें भी चल रहा है। और अभी यह संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि 2024 से ही वाईफाई की जनरेशन 7 स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस पर जब न्यूज आएगा उस वक्त हम लोग इसको कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोटी बॉय न्यूज में बना हुआ है, यह क्या है? ऑप्शन से एक सैटेलाइट है, दूसरा
इसरो के जीनियस साइंटिस्ट का एक दल है। तीसरा, नासा के जीनियस साइंटिस्ट का एक दल, ये नासा है, ये इसरो है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर एक सैटेलाइट है। यह एक वेदर सैटेलाइट है जिसके माध्यम से भारत के मौसम की जानकारी रखी जाएगी और तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की स्पीड, चक्रवात जैसे विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की जाएगी। और इस वेदर सैटेलाइट का नाम नॉटी बॉय रख दिया गया है। अब बात यही है कि इसरो ने इस नॉटी बॉय का नाम क्यों रखा, क्योंकि भारत में कई सारे नाम होते हैं और नॉटी तो इंग्लिश शब्द है और बॉय भी इंग्लिश शब्द है, तो ऐसा क्यों लिया गया। और जब नाम लिया भी गया है तो बहुत ही नटखट किस्म का। तो इस पर हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। अभी आगे प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स यौगिक का क्या कार्य है। ऑप्शन है, यह पौधों को कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, यह पौधे के स्वाद को कम करती है तथा इसे अपचनीय बनाती है। अगला, ए और बी दोनों सही है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों सही है। वस्तुतः कोई भी कीट जब किसी पौधे को अटैक करता है तो वह ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स नाम का एक कंपाउंड सेक्रेट करता है और इसके माध्यम से होता क्या है कि उस पौधे का स्वाद पूरी तरीके से घट जाता है तथा इसे खाने के बाद कोई भी कीट पचाने में भी काफ़ी कठिनाई महसूस करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह केमिकल जो है पौधे का एक डिफेंस मैकेनिज्म है और यह जो है इसको कीटों से बचाता है। अब इसमें एक और प्रश्न सामने खड़ा होता है कि जब पौधे अपनी सुरक्षा के लिए ये सारे कंपाउंड बना रहे हैं तो फिर इंसान भी तो इन पौधों को जाके खा जाता है, तो क्या यह मैकेनिज्म वह इंसानों के खिलाफ यूज नहीं कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। और अगर यह मैकेनिज्म इंसानों के खिलाफ शुरू हो चुका है, वह कर रही है, तो हो सकता है कि 1000 साल के बाद गेहूँ, चावल ये सब खाने लायक न रह जाए, वह भी जहरीला हो जाए। तो ये सब बातें उठती हैं, लेकिन अभी इस पर जो है शुरुआती खोज ही हुआ है और इस पर अभी साइंटिस्ट विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे जानकारियाँ सामने आएंगी इन पर हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप निश्चिंत होकर दाल, गेहूँ, चावल खा सकते हैं। वे स्वादिष्ट भी लगेंगे और आसानी से पच भी जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तित्व का अधिकार अर्थात राइट टू पर्सनालिटी को किस मूल अधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है। तो आपने अमिताभ बच्चन वाला केस सुना होगा जिसमें उनके आवाज़ का नकल करके कई लोग गलत एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। तो अब उनका आवाज़ उनकी संपत्ति है और अगर कोई उसके नाम का गलत यूज करके अपने किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहा है तो यह तो गलत बात है। और अब गलत बात है तो मूल अधिकार में किस अधिनियम के तहत यह आएगा, किस अनुच्छेद के तहत यह आएगा जिसके तहत हम कहेंगे कि किसी के वॉइस का नकल करना, उसके फ़ोटो पिक्चर का यूज करना, वीडियो का यूज करना किस अधिकार का उल्लंघन है और संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21। वस्तुतः हुआ क्या है कि इससे राइट टू प्राइवेसी के अधिकार के तहत संरक्षित किया गया है। तो राइट टू प्राइवेसी के अधिकार निजता के अधिकार के तहत ही क्यों संरक्षित किया गया, तो इसके एक्सप्लेनेशन में यह कहा गया कि किसी का भी वॉइस, किसी का भी चेहरा, शक्ल, आवाज़, उनकी जो पर्सनालिटी है वह उसका निजी अधिकार है, उसकी निजी संपत्ति है, मिल्कियत है और इसीलिए वह
उसका पर्सनल चीज़ होने के कारण उसके निजता का भी भाग है और इसीलिए इसे आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित किया गया है। अगला है, हाल ही में गूगल, जिसे अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, ने दूर दराज तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग किया है। गूगल किस प्रोजेक्ट के तहत यह कार्य कर रही है? ये किस है? तो अभी आपने सुना होगा कि गूगल लेज़र तकनीक के माध्यम से दूर दराज तक इंटरनेट पहुंचाना चाह रहा है, तो उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। प्रोजेक्ट तारा है, प्रोजेक्ट स्काई रूट है, स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर प्रोजेक्ट तारा है, जबकि स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसे एलन मस्क द्वारा चालू किया गया है, जबकि प्रोजेक्ट तारा जो है गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसे लेज़र तकनीक के माध्यम से दूर दराज गाँवों तक पहुँचाया जाएगा। अब बात है कि इस प्रोजेक्ट तारा का उपयोग दूर दराज के गाँवों तक कैसे किया जाएगा। तो लेज़र बीम जो होता है उसके लाइट को दूर तक भेजा जा सकता है बिना किसी डिस्टरबेंस के, और इसके माध्यम से कम लागत में जो अभी भी दूर दराज के गांव हैं उन तक जब इंटरनेट पहुंचाया जाएगा तो यह सस्ते में पहुंच जाएगी और आसानी से पहुंच जाएंगी और इस तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा। हाँ, इस तकनीक में अभी भी यह कहा जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में काफ़ी पेड़ पौधे, घर, ये सब काफ़ी जंगल होंगे, तो उसमें तो कुछ बाधाएं उत्पन्न होगी ही, और आकाश में जब पंछियाँ उड़ेंगी तो वो भी तो इस बीम को रोक देगी, इस लाइट को। तो यह भी एक अलग सी समस्याएं हैं, उस पर अभी अल्फ़ाबेट या गूगल काम करेगी, लेकिन कुल मिला के प्रोजेक्ट तारा जो है यही है। अगला प्रश्न है, हलाइव ट्रायंगल डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच है? तो यह एक ट्रायंगल डिस्प्यूट है और यह जो है किन दो देशों के बीच है? तो ऑप्शन है आपके सूडान और मिस्र, दूसरा केनिया और तंजानिया, तीसरा सोमालिया और जिबूती, चौथा इथोपिया और केनिया। इसका सही आंसर है सूडान और मिस्र। तो लाल सागर में जो है एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल जो है इन दो देशों के बीच ही उपस्थित है, और इन दो देशों में सूडान और मिस्र, यहाँ मिस्र है ऊपर और नीचे सूडान है, इन दो देशों के बीच जो है इस लैंड को लेके डिस्प्यूट है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें।